वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम स्टार्ट करने वाले 23 फरवरी का डिस्कशन। पहला आर्टिकल जो हमें फ्रंट पेज पे मिलता है वो है फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर ने कहा है कि जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स के साथ उनकी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने की इश्यूज रेज किए हैं, जो कि है मसूद अजहर को लेकर, जैश ए मोहम्मद को, जिसको लेकर इंडिया ने 1267 सेक्शन के तहत कमिटी एक्शन की डिमांड की थी इसको ब्लॉक करने के लिए, पर चाइना ने इसे 2 बार रोक दिया है। बेसिकली ये बहुत बार न्यूज़ में रहा है। अब जानते हैं इसके बारे में आखिर मुद्दा क्या है 1267 कमेटी का। 1267 सेक्शन जो है ये प्रिंसिपल ऑफ एनानिमिटी एंड यूनानिमिटी पर बेस्ड है, जो कि एक सेलेक्टिव अप्रोच तैयार करती है टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए। इसके तहत कोशिश ये की जाती है कि जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो किस तरह ब्लॉक करके उनकी फंडिंग फ्रीज की जाए। सबसे पहले ये यूएस ने स्टार्ट किया था नैरोबी और दारुसलम में, उस पर जो अटैक अलकायदा लीडर्स के थ्रू हुए थे। उसके बाद उन्होंने 1999 में एक रेजोल्यूशन लाया था, रेजोल्यूशन 1267, जो कि आर्टिकल 41 ऑफ यूनाइटेड नेशंस के तहत आता है। इसके अंदर जो भी रेजोल्यूशन आते हैं वो इमीडिएटली फ्रीज करते हैं फ्रंट को या फाइनेंशियल एसेट्स को और इकोनॉमिक रिसोर्सेज के उन इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ के खिलाफ जिनका भी को टेरर फाइनेंसिंग या फिर इसके तहत डाला जाता है, जिनका भी कनेक्शन टेररिज्म या टेरर फाइनेंसिंग के अंतर्गत है, उन सब को फाइनेंसेस को स्टॉप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सैंक्शन लिस्ट। और इसके तहत ऑलरेडी जैश ए मोहम्मद लिस्टेड है और इंडियन गवर्नमेंट बार बार चाहती है किस तरह उसको रोका जा सके फंडिंग के लिए, उसके इकोनॉमिक एसेट्स के लिए, जिसमें चाइना ऑफ कोर्स इंडिया को रोक रहा है, जबकि इंडिया को अमेरिका और फ्रांस का सपोर्ट है। तो 1267 रिजीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक स्टेप है जिसके थ्रू आप टेररिस्ट फंडिंग को रोक सकते हो। इंडिया ने कई बार कोशिश की है, तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इससे पहले भी 2 बार पहले कवर किया जा चुका है, इसलिए मैंने इस पर डिटेल में डिस्कस नहीं की। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 1/3 सिटीज़ ब्रीच लिमिट्स। हमारे देश की 1/3 जो शहर हैं उनका जो पॉल्यूशन स्टैंडर्ड है वो लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो लिमिट्स दी हुई हैं, एनुअल पॉल्यूशन लिमिट्स, उनको क्रॉस किया है। और इसके तहत 680 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन 300 सिटीज़ में लगाए गए, जिनमें पार्टिकुलर मैटर 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को नापा गया। तो इसमें देखा गया कि पार्टिकुलेट लिमिट जो है वो 60 माइक्रोग्राम की थी, जो 3 शहरों में ब्रीच हुई है, दिल्ली, बदलापुर, पुणे और उल्लासनगर ऑफ महाराष्ट्र। इनमें PM10 लिमिट्स और NO2 लिमिट्स भी ब्रीच हुई हैं। हालांकि किसी भी स्टेट में इंडिया में अभी तक SO2 लिमिट ब्रीच नहीं हुई। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों? इंपॉर्टेंट इसलिए कि दिखाता है कि इंडिया का पॉल्यूशन लेवल कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो अगर आपको इंडेक्स के बारे में पता हो तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया था, समर ऐप लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, और जो मेन अपेक्स बॉडी है वह सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि डिसाइड करता है कि कितना लेवल होगा और क्या लिमिट्स होगी। हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनली काफ़ी चर्चा में रहा था पॉल्यूशन को लेके, और कई सिटीज़ इंडिया की जो टॉप लिस्ट में आई थी। अब थोड़ा CPCB के बारे में जानते हैं, जो कि है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। और ये 1974 में अंडर द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट के तहत आया था। तो खास बात यह है कि इसको कब बनाया गया, ये आप ध्यान रखिए कि 1974 में अंडर वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। हालांकि सिर्फ वाटर ही नहीं, ये सारे तरह के पॉल्यूशन को मॉनिटर करता है और उसके बारे में कंडक्ट करता है, और रिस्पॉन्सिबल है कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, जैसे वाटर एयर क्वालिटी और इसकी मॉनिटरिंग वगैरह। तो जो इंडेक्स की बात मैंने की थी वो एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसके तहत ये आपके कलर्स हैं जो काफ़ी सिंपल है। सबसे जो हज़ार्डस होता है वो होता है मैरून, और इसके अलावा जो पर्पल होता है वो वेरी अनहेल्दी होता है, जिसकी 201 to 300 रेंज होती है। 0 to 50 गुड होता है, 51 to 100 मॉडरेट होता है। कई शहरों में जो कि दिल्ली के विशेषकर आसपास है, NCR रीजन में, वहाँ 350 प्लस तक पिछले कई टाइम्स में जो क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू गई है। तो वो दिखाता है कितना ज़्यादा हज़ार्डस है हमारा एनवायरनमेंट, और इसे रुकना बहुत ज़रूरी है। चाइना ने हाल ही में कई कदम उठाए थे, जिसमें कि उन्होंने हैवी व्हीकल्स को रोका था। इंडियन गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी शायद ये ऑड इवन स्कीम्स को यूज़ किया था, हालांकि सक्सेसफुल नहीं हुए। पर पार्टिकुलर मैटर 10 जो होते हैं वो छोटे पार्टिकल होते हैं। NO2 SO2 जो होता है वो आपके पॉल्यूशन जो है वो बाय व्हीकल्स आता है। तो व्हीकल्स को रोकने की वजह से आप कुछ लिमिट तक ही रोक सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है इसे रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद चंदा का एलिफेंट सेंचुरी है, ये न्यूज़ में रहा। ये उड़ीसा में कटक डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। ये एक एलिफेंट सेंचुरी है। यहाँ पर हाल ही में एक नेचर जो कि फाउंडेशन है, उसने एक टास्क फोर्स की डिमांड की है चंदका दामापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यहाँ पर बहुत सारे हाथी जो हैं वो महानदी रिवर क्रॉस करते टाइम मर गए थे।
5 साल पहले, और हाल ही में कुछ और डेथ्स हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि चंदा का एलिफेंट सेंचुरी कहाँ है, उड़ीसा में। बस इसको याद रखिए कहाँ पर है, महानदी नदी जहाँ है वहाँ पर एक एलिफेंट सेंचुरी है जिसका नाम है चंदा का एलिफेंट सेंचुरी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब है तिरुसर पूरम फेस्टिवल। ये काफ़ी लाइमलाइट में रहा था पिछले साल। एक पूरम फेस्टिवल होता है थिरुसाल रीजन में। थिरुसाल और 2-3 रीजन है वहाँ जो कि नॉर्थ सेंट्रल केरला में, इनमें होता है ये। और ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि गॉडेस दुर्गा या काली को डेडिकेट किया जाता है। और वनाद्रु एरिया जहाँ पर तिरुसार वगैरह 3-4 एरियाज है जहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। पूरम फेस्टिवल में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा फायरवर्क्स और लाइटिंग का उपयोग किया जाता है। पहले काफ़ी सारे हाथी आते हैं इसमें, या फिर काफ़ी एक लेविश स्तर पे इसको मनाया जाता है। तो इसको पिछले साल एक आग लग गई थी जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मरे थे केरला में। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था। तो फिर से जब जल्लीकट्टू के खिलाफ ऑर्डिनेंस आया उसके बाद से पूरी कोशिश जारी है कि किससे इसको रीस्टार्ट किया जाए। तो एक हड़ताल की गई है इनके द्वारा कल, जिसके तहत ये कोशिश करेंगे कि दोबारा केरला गवर्नमेंट प्रेशर बनाए ताकि वे फेस्टिवल लाइट शोज़ दोबारा स्टार्ट हो चुके। और क्या है कि इसमें कॉम्पिटिटिव नेचर होता है कई टेम्पल्स के बीच में, जैसे परम काबू और तिरुवंदु। आपको नाम याद करना ज़रूरी नहीं है, बस आपको बेसिक कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि इसके तहत क्या होता है कि वो कोशिश करते हैं ज़्यादा एलिफेंट ज़्यादा लाइट वर्क्स हो। तो इस कॉम्पिटिशन में कई बार लोगों की जान गई है, और इससे पहले भी 2-3 बार ऐसा हुआ है। पर पिछले साल बहुत ही बड़े पैमाने पे हुआ था और बहुत इसका जैसे कहते हैं ना इंटरनेशनली न्यूज़ बनी थी, 100 लोगों की जान गई। तो उसके बाद इसने हाई कोर्ट ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया था। तो अब जल्लीकट्टू ऑर्डिनेंस के बाद एक बात शुरू हो गई कैसे इसे रोका जाए और कैसे रीस्टार्ट किया जाए। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट को एक बेसिक स्टैंड लेने की, और हमें भी इसके बारे में जागरूक होने की। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट आस्क फॉर जेल एक्सपेंसेस ऑडिट। जो इंडियन प्रिजन्स हैं उनमें जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी जैसे कह सकते हैं कि क्लियर ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसको लेकर एक CAG ऑडिट की डिमांड की है। और प्रिजनर एक्सपेंडिचर की बात हुई, कई स्टेट्स में कहीं ज़्यादा है कहीं बहुत कम है। जैसे कि कहा जाता है कि 50,000 जो स्टाफ है उनमें सिर्फ 7,800 ही प्रिजन स्टाफ ही ट्रेंड है। इसका संज्ञान लेते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि गवर्नमेंट को अर्जेंट स्टेप्स लेने चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए, और एक CAG ऑडिट कराया कि आप कितना स्टाफ पे कितना खर्च करते हैं। जैसे काफ़ी डिफरेंट आंकड़े आए थे चंडीगढ़ से लेके झारखंड तक के, जो कि काफ़ी डिफरेंस थे। आपको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए इतना स्पेसिफिक है। 2-3 जो कमीशंस आई थी, एक तो जस्टिस मुल्ला कमेटी ऑन रिपोर्ट्स ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स एंड जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी ऑन वुमेन प्रिजनर्स। इन्होंने कई सारे मेजर्स दिए थे। इन्होंने कहा था लो पर्सनल, कि आपके जेल में पर्सनल बहुत कम है, आपका डिलीवरी सिस्टम बहुत वीक है, वैकेंसीज गवर्नमेंट स्टाफ फिल नहीं करती, इन सब चीज़ों पर काम करने के लिए कहा था। 2 कमेटीज़ आप याद कर लीजिए, एक तो जस्टिस मुल्ला कमेटी और दूसरी जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी जो कि वुमेन प्रिजनर्स पे थी, और मुल्ला कमेटी थी प्रिजन रिफॉर्म्स पे। और इस बेंच ने क्यों कहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज है इस बारे में लेके। तो इसके बाद अगला देखते क्या है। अगर कैंसर ड्रग के बारे में बात है, दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक स्विस फार्मा मेजर है रोचे, जिसे कहा है कि तुम अपनी जो ड्रग है ट्रेस्टाजुमाब, इसको आप ने इनोवेट ज़रूर किया पर आप इसको ज़िंदगी भर के लिए अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि ऑफकोर्स एक पॉइंट के बाद आपको इसको जनरल पब्लिक को देना चाहिए। कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए इंडिया ने जेनरिक ड्रग्स रिलायंस बायोकॉन इन सबको दिया हुआ था। तो इसके बारे में कोशिश की गई है कि वो मैन्युफैक्चर कर पाए, और दिल्ली गवर्नमेंट ने DGCI ने लाइसेंस दिया था। याद रखिए DGCI ही लाइसेंस देती है आपको जेनरिक ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पहले भी डिस्कस हो चुका है। तो इसलिए प्रीलिम्स के लिए बस एक बेसिक पासिंग लाइन है, DGCI ही अप्रूव करती है ड्रग्स, और हाल में ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सी कंपनी इसको बनाती है तो वो रोशे, और ट्रेस्टाजुमाब इसकी मेडिसिन का नाम है जो कि ब्रेस्ट कैंसर में काम आती है। इसके बाद काफ़ी चीप और अफोर्डेबल रेट पर मिलने लग जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 7 अर्थ लाइक प्लैनेट स्पॉटेड। ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको याद नहीं रहता, और अक्सर अभी तो कोई प्रूफ नहीं है, पर फिर भी नासा ने स्पॉट किया है। तो उन्होंने कहा 7 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि अर्थ साइज़ के जो आपको मिले हैं, और ये एक डॉर्फ स्टार है जिसको ये ऑर्बिट कर रहे हैं। तो इनका टेम्परेचर बहुत लो है, तो इस वजह से वहाँ लिक्विड हो सकता है। और ट्रैपिस्ट द डॉर्फ स्टार इसके पास या फ्रंट में है ये, तो आप याद ना भी करेंगे तो चलेगा, बट याद रखिए ट्रैपिस्ट एक वो है जहाँ पर इनको 7 प्लैनेट्स मिले हैं। तो एक बेसिक बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। और 5 प्लैनेट्स हैं जो कि सेम साइज ऑफ अर्थ के हैं, और 2 मार्स और अर्थ के बीच के हैं। तो इस साइज़ की वजह से जो इन्हें गोल्डीलॉक जोन्स के अंदर डाला। तो गोल्डीलॉक जोन्स वो होते हैं जो हैबिटेबल जोन होते हैं, कहाँ पर जीवन रहने की आशंका ज़्यादा है, उसे गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। क्वेश्चन पहले भी आज भी चुका है UPSC में, तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब देखिए ये 7 उसका नासा ने एक पिक्चर रिलीज़ की थी जो मैंने लगाई है, और बेसिक ये एक अभी म्यूटेंट डाटा है। अगर ये
कुछ प्रूफ होता है तो हमें आगे और न्यूज़ कवर करेंगे इसके बारे में। सो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नीड ऑफ अ बैड बैंक। जो हमारे सीईए हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा है कि हमें एक बैड बैंक की ज़रूरत है, सख्त। आखिर बैड बैंक है क्या? उन्होंने कई बार कहा है, ये उठाया, शायद सर्वे में भी था ये। तो बैड बैंक के तहत क्या होता है, एक आप एक बैंक क्रिएट करते हैं जो कि बैड लोन्स होते हैं आपके बैंक के, वो सारे उनके पास ट्रांसफर। अभी देखिए, एक बैंक है, उसके एसेट्स हैं और साथ में लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ में कुछ लोन्स एनपीए हो जाते हैं। एनपीए मतलब जो 90 डेज से ऊपर जिनमें आपका इंटरेस्ट पे नहीं किया गया, ठीक है। तो वो हाल ही में जो एनपीए है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, पिछले 2 सालों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये बात। तो इन्होंने कहा है कि एक बैड बैंक बनाओ, मतलब इसमें क्या करेगी, बैंक का जो लोन्स है ये बैड बैंक जाके बैंक के लोन खरीद लेगी और बैंक की बैलेंस शीट जो है वो क्लियर हो जाएगी एनपीएस से। तो जो उनके पास अब जितना अमाउंट एसेट्स उनके पास बचेंगे उसको क्लियरली वो यूज़ कर पाएंगे प्रॉपरली, और उनको डर नहीं रहेगा कि भाई मेरा बैंक डूब जाएगा या हमारे पैसे फंसे पड़े हैं। और वो कोशिश करेगा बैड बैंक कि कैसे उसको रिकैपिटलाइज किया जाए, रिवाइटलाइज किया जाए उस फंड्स को, और एनपीएस के खिलाफ जो कार्रवाई है वो कैसे की जाए। तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें होती है कि शेयर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स पैसे नहीं का होता है मनी, क्योंकि देखिए आप जो बैंक है वो अपने बैलेंस शीट लेने के लिए राइट डाउन करेगी, मतलब भाई इतना पैसा हमारा डूब चुका है। तो ऑफकोर्स जो डिपॉजिटर है उसको नुकसान नहीं है, डिपॉजिटर के पैसे मिलेंगे, पर जो शेयर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स है कंपनी के, उनको नुकसान होगा, क्योंकि दिखाया जाएगा कि बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो गिरा है, पर एसेट्स जो है वो तो ऑफकोर्स बैड बैंक ने लिए हैं तो वो एक लिमिट पे लिए जाएंगे। तो उनके एसेट्स जो है वो डिक्रीज ज़रूर होंगे, पर डिपॉजिटर को नुकसान नहीं होगा। अभी क्या होता है, कोई भी बैंक फेल होता है, डिपॉजिटर मारे जाते हैं, जबकि उनकी वो ना ये डिसाइड करते हैं किसको लोन देना, ना वो डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होगा उसके बारे में। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जो भी बैंक इंसॉल्वेंट हो जाते हैं उनको रिकैपिटलाइज किया जा सकता है, नेशनलाइज या फिर लिक्विडेट किया जा सकता है, जो भी ना मिले। अगर बैंक को हटाना हटा दिया, वरना राष्ट्रीयकरण उसका किया जा सकता है। तो स्मूथ फंक्शनिंग और रिकैपिटलाइजेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो इसलिए बार बार इसका जिक्र इन्होंने किया है। तो याद रखिए, बैड बैंक में पैसा कौन खोता है, शेयर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स, डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ रहता है। और ये क्या करता है, वो लाइबिलिटीज़ लेता है जो कि हाईली टॉक्सिक इन नेचर है, मतलब जिससे कि बैंक की परफॉर्मेंस बुरी तरह प्रभावित हो रही है और लंबे टर्म्स तक है। और एनपीएस क्या होता है, 90 दिन तक इन पर इंटरेस्ट पे नहीं किया गया। वो आगे बढ़ते हैं। पीएम्स इंटरेक्शन थ्रू प्रगति। प्रगति एक जिसे कहते हैं ऐप का या एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है, जो कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के, ये पिछले साल ही गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर खुद पर्सनली मॉनिटर कर पाए कहाँ पर कौन सा प्लान या स्कीम्स किस गति से चल रहा है। तो हाल ही में उन्होंने एक प्रगति की मीटिंग की थी। तो प्रगति इज वन ऑफ दोज व्हाट यू कैन कॉल इनोवेशंस, जिसको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी, और काफ़ी चर्चा में रहा था मुद्दा कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व कर पाएंगे, और ये काफ़ी अच्छा कदम है। बढ़ते ज़माने के साथ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी तीनों पे काम कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर रिव्यू किया था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, रेलवे, रोड, पोर्ट, टेलीकॉम, इन सबको क्या किया उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि प्रगति क्या है। प्रगति मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन देखने में गवर्नमेंट को मदद करती है। एक डायरेक्टली वन ऑन वन कन्वर्सेशन विद ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद अदर स्टेक होल्डर्स, प्रधानमंत्री की डायरेक्टली बातचीत हो जाती है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग जो भी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, और एक तरह का मोटिवेशनल फैक्टर बूस्टअप भी होता है, और जवाबदेही भी आती है। तो अगला देखते हैं पीआईबी के अंदर हमारे पास क्या। यूनियन कैबिनेट ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को लेके। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सिविल एविएशन सिक्योरिटी की बात है तो आगे अभी कुछ और मुद्दे इसमें आने वाले, इसलिए मैंने पॉइंट आउट किया। और हाँ, इसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट ने 40,000 मेगावाट कैपेसिटी इन्हेंस की है सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट्स के लिए। इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू गवर्नमेंट चाहेगी CO2 जो इम्प्रिंट्स है वो घटाए जाएँ, और कहा जाता है इससे 64 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर क्रिएट होगी, जो कि 55 मिलियन टन CO2 घटाएगी एक लाइफ साइकिल से। इट्स अ वेरी गुड स्कीम इन टर्म्स ऑफ ग्रीन आउटपुट। और बिजली जो हम थर्मल पावर से सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो काफ़ी सक्सेसफुल होगा ये इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आर जो गोल है हमारे, जो हमने पेरिस समिट में भी जो साइन किया है, इसके तहत जो भी हमारे गोल्स हैं वो पाने में मदद मिलेगी। फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट 81,000 करोड़ का। तो क्या है ये, असल में क्या है, सोलर पार्क और अल्ट्रा सोलर पार्क, व्हाट इज़ द एम है 55 मिलियन टन CO2 घटाएंगे हम, और 64 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेंगे 2020 तक। नेशनल सोलर प्लान ऑलरेडी है ही, सोलर मिशन
जो कि हमारे पेरिस समिट में जो हमने प्लेज किया था उसके तहत भी आता है, और हमारी और कंट्री को इम्प्रूव करने के भी काम आएगा। और आगे एक पॉइंट है कि रविशंकर जी ने जो हमें मंत्रियों ने साबर स्वच्छता केंद्र खोला है। ये कुछ नहीं, ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके थ्रू अपने कंप्यूटर के मालवेयर या वायरस या जो भी बॉटनेट है इसको आप क्लीन कर सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट का अपनी तरफ से दिया गया एंटीवायरस है। ये क्या है कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत सिक्योर करना चाहता है साइबर स्पेस को, कि आपके यार अगर आपकी क्लीनिंग नहीं होगी, आपका वायरस होगा कंप्यूटर में, तो आप कैसे डिजिटल काम करेंगे, आपके बैंकिंग सर्विस सब कुछ एंड यूजर्स काफ़ी ज़्यादा खतरे में हो सकते हैं, आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपके बैंकिंग डिटेल्स, आपकी प्राइवेसी पर खनन हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए कई इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें, जैसे USB प्रतिरोध एक ऐसा सिस्टम है, डेस्कटॉप सिक्योरिटी सॉल्यूशन जो कि आपके USB को बचाएगा, ऐप संवाद जो कि आपके सिस्टम को जेन्युइन एप्लीकेशन की लिस्ट होगी, वाइट लिस्टिंग, जिसके थ्रू आप बच पाएंगे कि नेगेटिव लिस्ट ना आ जाए। कवच है जो कि आपके मोबाइल में सिक्योरिटी थ्रेट को रोकेगा। देखिए नाम बहुत ही क्लियर है, USB प्रतिरोध, मतलब USB के अंदर से जो आपके स्टोरेज थ्रेड्स हैं उनको रोकेगा, जो हमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कहीं भी किसी का पेन ड्राइव लगाया तो भाई वायरस ना आ जाए लैपटॉप या आपके मोबाइल में। और ऐप संविद, तो डेस्कटॉप ये क्या है कि आपको बताए कि कौन सी एप्लीकेशन सही है कौन सी नहीं है। तो जो काम लोग अक्सर फ़ोन में भी या डेस्कटॉप में नॉर्टन या डिफरेंट आवाज़ एंटीवायरस लगाते हैं उनके लिए है। और कवच मोबाइल का आपको एंटीवायरस हो गया, सिक्योरिटी थ्रेट बचाएगा। और हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक सर्वे निकाला है, नेशनल ड्रग सर्विस, और इसके तहत क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा ने इसको किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है और इसमें 244 ड्रग मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट लिस्टिंग हुई है। और इसमें बताया गया कौन से स्परियस ड्रग्स होते हैं कौन से नहीं होते। आपको एक्जैक्टली डेटा नहीं चाहिए, पर हाँ इतना याद रखें कहाँ से हुआ ये हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स NIB नोएडा ने किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये कार्य किया गया है। और स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन जो है ड्रग सर्वे का वो 224 ड्रग मॉलिक्यूल्स पे किया गया और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रग सर्वे है। एक और इम्पॉर्टेंट है कि अंत्योदय एक्सप्रेस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए, जो हाईली एक कमेंडेबल स्टेप है। ये एक अनरिजर्व्ड कोच है, मतलब पूरी तरह से आप इसको रिजर्वेशन नहीं, अनारक्षित जिसे कहते हैं, ये एक रेलगाड़ी है पूरी तरह से अनारक्षित, जो कि LHB सेकंड क्लास कोचेस से बनी होगी। इसमें कोई और डब्बा नहीं होगा। ये जो मजदूर वर्ग है या जो गरीब वर्ग है उनके लिए विशेष तौर पे इम्पोर्टेंट होता है। अंत्योदय मतलब होता है जो आपके समाज के सबसे अंतिम छोर पर है उसका उदय, मतलब जो सबसे पुअरेस्ट है उसको कैसे आप स्ट्रीमलाइन में लाते हैं, गांधीयन कॉन्सेप्ट है। तो अंत्योदय भी आपको पता होना चाहिए क्या है। अंत्योदय कार्ड्स भी होते हैं, अंत्योदय योजनाएं और भी कई सारी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं। तो अंत्योदय एक्सप्रेस स्टार्ट की गई है, काफ़ी सिंपल है, नाम से पता चलता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपना आर्टिकल करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन का। जी देखिए, इससे पहले जो वीडियोज़ आ रहे थे उनमें हमेशा एक एनवायरनमेंट कवर किया जा रहा था। तो क्योंकि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि कहाँ तक ख़त्म हुआ है, तो जो फिर से वीडियो स्टार्ट होंगी, जबकि पिछले जो वीडियोस बना रहे थे वो जब टीचर आपके वहाँ से कवर करेंगे तो वो एग्जैक्टली वहीं से पिक करेंगे जहाँ पर उसको रोका है। उसके बदले में आज हम लोग डेली एक डिफेंस और साइंस एंड टेक का एक आर्टिकल कवर करेंगे। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 तक कर चुके हैं, 26 करते हैं। आर्टिकल 26 क्या करता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ। ठीक है, कि भाई आपने रिलीजियस अफेयर्स को आप मैनेज खुद से कर सकते हैं। तो इसमें क्या मैनेज किया सकते हैं रिलीजियस अफेयर्स, सेकुलरिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल 26। इसके तहत क्या है, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, टू मैनेज ओन अफेयर्स ऑन मैटर्स ऑफ रिलीजन, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, टू एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसका कहना है कि अगर आप पास फ्रीडम है कि अपनी खुद की मेंटेन कर पाए रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जैसे यही काफ़ी मुद्दे में रहा था, जैसे वक्फ बोर्ड की बात है या फिर हिंदू टेम्पल ट्रस्ट की बात है। ये ट्रस्ट जो है ये खुद के अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उनको इस्टेब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं। इसकी फ्रीडम मिलती है अपने अफेयर को, रिलीजियस के मैटर्स को अपने तरीके से मेंटेन करने की, खुद की एक्वायर करने की मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी ट्रस्ट हो, या रिलीजियस ट्रस्ट हो, चाहे बॉडी हो, चाहे क्रिश्चियन ट्रस्ट हो, चाहे सिख रिलीजियस बॉडी या कोई ट्रस्ट हो, तो वो खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, खुद के रिलीजियस अफेयर्स खुद मैनेज कर सकता है। और वो जो प्रॉपर्टी है उससे वो लॉ के तहत जो कानूनी रूप से उसका उपयोग किया जा सकता है उसके द्वारा। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो इसमें बात की हुई थी। और हालांकि ये सेकुलरिज्म का इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये भी दर्शाता है, जैसे कि हमें कहा जाता है क्या हमें अपने प्रीएम्बल में सेकुलर वर्ड की ज़रूरत थी।
तो जब आप उसका आंसर मेंस में लिखते हो तो आप ये पॉइंट ज़रूर देते हैं कि ऑलरेडी क्लियर था, आप सब 1970s में आया, पर उससे पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे प्रावधान थे जो इस बात को साफ साफ तौर पर दर्शाते हैं कि हम कितने ज़्यादा जो हमारे संविधान निर्माता है कितने हद तक जानते थे कि हमें इसको सेकुलर ही रखना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये कि यहाँ पर आर्टिकल 26 के तहत आपको इस्टेब्लिश और मेंटेन करने की बात की गई है, एक रिलीजियस अफेयर्स, चैरिटेबल पर्पसेस और एक फ्रीडम दी गई है। पर ख़ास बात ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती और इसमें रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल वेलफेयर, सोशल रिफॉर्म, या फिर हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो पब्लिक कैरेक्टर के लिए ओपन किए जा सकते हैं, ऑल क्लास सेक्शन के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये इस बारे में बात करते हैं जैसे सती या जो जाति वर्ण सिस्टम है उसको तोड़ने के लिए एक प्रयास था। इसके अलावा आप देख ही सकते हैं कि अगर सोशल वेलफेयर रिफॉर्म की बात आती है, रिसेंटली कई सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आए हैं, जैसे लेडीज़ वुमेन को कई जगह इंटर नहीं किया दिया जा रहा था अर्लियर, अब दिया जा रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये सब हमेशा रिफॉर्म्स के लिए ओपन होता है। सॉरी अभी कोई ट्रेन आ रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में आज हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम अगले डेली एक खत्म करके सबसे पहले साइंस एंड टेक में डिफेंस पे टच करेंगे ताकि वो ठीक से कवर किया जा सके। और हाँ, एक पॉइंट और है कि आपकी जो हिस्ट्री के वीडियोस हैं वो रीस्टार्ट होने वाले हैं, तो आई होप अपना फीडबैक आप देंगे वेबसाइट पे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे मिसाइल्स कवर करने की, उसके बाद हम सबमरीन इस तरह आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आज छोटा सा पार्ट है। मिसाइल्स दो तरह की होती है, बैलिस्टिक और क्रूज, जिसके बारे में हमें सुना है, पता है, पर क्या डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्लियर करते हैं। व्हाट इज बैलिस्टिक एंड व्हाट इज क्रूज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्यों एक महत्वपूर्ण है, क्यों दूसरा महत्वपूर्ण है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल से पहले बात करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं? ये प्रोजेक्टाइल्स होते हैं। प्रोजेक्टाइल्स मतलब कुछ भी फेंका आपने, प्रोजेक्ट किया तो वो सीधा जाता है नीचे गिरता है। कैसे? क्योंकि उसको ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में वो नीचे आता है। तो वो जो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह होते हैं। मतलब आपने कोई पत्थर फेंका, वो सीधा जाएगा, प्रोजेक्ट करेगा। पत्थर फेंका आपने, क्यों या पत्थर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट किया तो ये जो मूवमेंट होती है ग्रेविटी के तहत होती है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, नीचे सीधा गुरुत्वाकर्षण बल के तहत। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो ऐसे ही काम करती है। आपने यहाँ से मिसाइल छोड़ी, ये गया, फिर यहाँ पर ऐसे गिरता है धुड़ुम। तो जो मिसाइल्स हैं बैलिस्टिक, ये गाइड की जाती है ब्रीफ पीरियड के लिए। मतलब एक समय जब आपको निकालना है और जाना है कि भाई इंडिया में ही ना गिर जाए, बाहर भेजना है, तो आप तब तक उसको गाइड करोगे, उसके बाद उसको छोड़ दोगे, ठीक है। और बाकी जो पैथ है उसका वो ग्रेविटी के तहत ऐसे जाके गिरता है और जहाँ गिरता है वहाँ तबाही मचा देता है। ये लॉन्ग टर्म मिसाइल्स होती हैं, जैसे अग्नि सीरीज़ की मिसाइल्स हो गई या पृथ्वी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। देखिए, ये ICBMs होते हैं, जैसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, 3 तरह की होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स एक देश से दूसरे देश या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मारक क्षमता रखती है। आपने क्या किया, आपका खर्चा कम हुआ इसमें कि आपने बस एक इसको यहाँ तक गाइड किया कि अपने देश से बाहर आ जाए, या फिर जिस देश पे गिराना है उस देश की बाउंड्री आपने एंटर करा जो उसको छोड़ दिया, फिर ग्रेविटी के तहत ये ऐसे अपना सर्कल बना के गिरेगा और तबाही मचा देगा। तो न्यूक्लियर मिसाइल्स जो होती है अक्सर वो बैलिस्टिक होती हैं, क्योंकि आपको एक्यूरेसी नहीं चाहिए। ऑलरेडी इतना बड़ा धमाका करेगी कि सब कुछ तबाह कर देगी, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी घर के ऊपर ही गिरे। भाई तो शहर ही उड़ाना है, पूरी दिल्ली को उड़ाना है, कहीं भी गिरा दो। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स इसलिए ज़्यादा खतरनाक है, बहुत लॉन्ग रेंजिंग डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होता है। तो देखिए, जैसे पृथ्वी है, अग्नि मिसाइल रेंज है, ये इस काम में इंपॉर्टेंट है। ये हो गई बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब देखते हैं क्रूज मिसाइल्स क्या है। तो क्रूज मिसाइल्स वो मिसाइल है जिनकी पूरी ट्रेजेक्ट्री जो होती है, मतलब जहाँ से वो चला और जहाँ तक वो गिरा, इस पूरी रेंज को आप खुद से कवर करते हैं। तो आप उसको ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, तो आप एग्जैक्टली डिटरमाइन करते हैं कि कैसे गाइडेड मिसाइल्स है एक तरह की क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल की एक्यूरेसी परफेक्ट होती है और ये मिसाइल जो है सेल्फ नेविगेटिंग होते हैं और बहुत लो लेवल पे मूव करते हैं, इसलिए रेडार इनको पकड़ नहीं पाते। अब जो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको ऊपर वो पता लग जाएगा आ रहा है भाई, तो उनको उड़ाने की क्षमता होती है कई उनमें मिसाइल्स में। पर क्रूज मिसाइल ज़मीन के आसपास से उड़ते हैं, गाइडेड और बैलिस्टिक्स होते हैं, इसलिए बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं और वो फ्रीली नहीं फॉल करते। उनको गाइड किया जाता है कि इस प्रिसाइज मोमेंट पे जाके उड़ा दो। तो अगर आप किसी को टेस्ट लोकेशन को उड़ाना है, किसी एक जगह पर अटैक करना है, तो आप उसको मार्क करेंगे, वहाँ मिसाइल छोड़ेंगे, एग्जैक्टली वहीं जाके मिट करेगा। आज के लिए हमारा वीडियोस इतना ही था। अब हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। अपने फीडबैक दीजिए, आप कैसे इंप्रूव करना है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज़ को कंसिडर किया जाए। और ये हमारा आज का वीडियो था। कल हम कोशिश करेंगे आर्टिकल 27 और साइंस एंड टेक का अगला पॉइंट साथ में करंट अफेयर्स करने का। आज के हिंदू में ज़्यादा कुछ था नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।